Conceptual question number 18.6. Why must the rest mass of a photon be zero? एक फोटॉन का रेस्ट मास वो ज़ीरो क्यों होना चाहिए? आइंस्टाइन की जो फोटॉन थ्योरी है उसके मुताबिक जो लाइट है वो एनर्जी के पैकेट्स पर मुश्तमिल है और हर एक फोटॉन की एनर्जी जो है वो हमारे पास E = hf है। E एनर्जी, h प्लैंक्स कांस्टेंट, f फ्रीक्वेंसी। f को हम साइज़ ऑफ फोटॉन कह सकते हैं। जिनकी फ्रीक्वेंसी लो होगी साइज़ ऑफ फोटॉन कम होगा, जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी साइज़ ऑफ फोटॉन बड़ा होगा। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस फोटॉन थ्योरी, लाइट कंसिस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट पैकेट ऑफ एनर्जी पर मुश्तमिल होता है। ये जो एनर्जी के पैकेट है उसको आइंस्टाइन ने फोटॉन का नाम दिया। आपके नॉलेज के लिए मैं एक बात का इजाफा करूँगा, ये जो एनर्जी के पैकेट को मैक्स प्लैंक ने क्वांटा का नाम दिया था। हम सपोज करते हैं फोटॉन का रेस्ट मास ज़ीरो नहीं है तो उसका मास इन्फिनाइट होगा। जब मास इन्फिनाइट होगा तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों भी इन्फिनाइट होंगे, क्योंकि चाहे एनर्जी पोटेंशियल हो चाहे काइनेटिक हो, एनर्जी के फार्मूले के अंदर मास आ रहा है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है कि E = 1/2 mv²। m और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास इन्फिनाइट होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इन्फिनाइट होगी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी मास है, P = mgh, और मोमेंटम का अंदर भी m है, P = mv। तो अगर मास इन्फिनाइट हो तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों इन्फिनाइट होंगे। मोमेंटम और एनर्जी इन्फिनाइट होंगे तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम पेश आएगा? लाइट है वो फोटॉन पर मुश्तमिल है तो वो इतने हाई एनर्जी के साथ आएगा, हाई मोमेंटम और हाई एनर्जी के साथ आएगा तो हर वो चीज़ जो रोशनी के पाथ में आएगी उन सब को वो तहस नहस कर देंगी, उनको डिस्ट्रॉय करेगी। हर चीज़ रोशनी के रास्ते में आ रही है यूनिवर्स के अंदर, बट रोशनी किसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला ने रोशनी का जो रेस्ट मास है उसको ज़ीरो रखा है। अगर हम सपोज करते हैं ज़ीरो नहीं रखता तो कोई चीज़ ने एग्जिस्ट होना ही नहीं था। रोशनी ने हर ऑब्जेक्ट को, कोई भी चीज़ उसके रास्ते में आ जाती, उसको डिस्ट्रॉय करना था, तहस नहस करना था। अब हम सपोज करते हैं कि मास इन्फिनाइट कैसे होते हैं। हम आपको मैथमेटिकल प्रूफ देते हैं। हम सपोज करते हैं मास जो है रेस्ट मास ऑफ फोटॉन ज़ीरो नहीं है तो हम पढ़ चुके हैं आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उनमें हमारे पास है मास वेरिएशन। मास वेरिएशन का फार्मूला है m = m0 डिवाइड बाय 1 - v²/c²। m रिलेटिविस्टिक्स मास है। अभी हमने सपोज किया है फोटॉन का जो रेस्ट मास है वो ज़ीरो नहीं है तो फोटॉन के पास कुछ रिलेटिविस्टिक मास होगा और कुछ रेस्ट मास होगा, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। तो जब वो मोशन करेंगे तो उसके पास रिलेटिविस्टिक्स मास भी आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसको हम फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम आपको रेस्ट मास के बारे में हम बताते हैं। रेस्ट मास सिर्फ फोटॉन का नहीं होता, हर ऑब्जेक्ट का होता है। फोटॉन का रेस्ट मास ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो है यूनिवर्स के अंदर, ये एक हकीकत है। और रेस्ट मास होता है जैसा कि हम किसी ऑब्जेक्ट का, अगर हम किसी फोटॉन हो या कोई ऑब्जेक्ट है उसका रेस्ट मास हमने निकालना है तो जो ऑब्जर्वर है, जिस बॉडी या जिस फोटॉन का या जिस रेडिएशन का हम रेस्ट मास कैलकुलेट कर रहे हैं वो दोनों सेम फ्रेम में होना चाहिए, दोनों रेस्ट में होना चाहिए। दोनों बॉडी रेस्ट में हो, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, और दोनों सेम फ्रेम में हो, तो उस वक़्त उस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा दैट मास इज़ कॉल्ड रेस्ट मास। सो फोटॉन का जो है ना रेस्ट मास अगर ज़ीरो ना हो तो क्या प्रॉब्लम पेश आती है? मास वेरिएशन का फार्मूला हमने यहाँ लगाया है। तो m = m0 c स्पीड ऑफ लाइट, v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। रिलेटिविस्टिक्स मास मींस मोशन के दौरान मास होगा। जब बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से मूव करेंगे तो उसका रिलेटिविस्टिक्स मास इन्फिनाइट होगा। m = m0 डिवाइड बाय √0। √0 हमारे पास ज़ीरो, m = m0 डिवाइड बाय 0। m0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा। सो हमारे पास मास इन्फिनाइट आ गया हमारे पास। सो मोमेंटम का फार्मूला है P = mv। जब m इन्फिनाइट है तो मोमेंटम भी इन्फिनाइट हो गया। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। यहाँ m इन्फिनाइट होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इन्फिनाइट होगी, क्योंकि ये मास और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करेंगे तो वो भी इन्फिनाइट होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और मास भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि P = mgh। इतने हाई मोमेंटम, हाई वेलोसिटी, इन्फिनाइट मास के साथ जब रोशनी तरफ आती
तो हर चीज़ को तहस नहस करना था। इसलिए अल्लाह ताला ने रेस्ट मास जो है ना ज़ीरो रखा फोटान का, ताकि कोई नेचर को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए दैट इज़ वाई द रेस्ट मास ऑफ फोटान शुड बी ज़ीरो। रेस्ट मास ऑफ फोटान ज़ीरो होना चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 18.7, वाई डू नॉट वी ऑब्जर्व कॉम्पटन इफेक्ट विथ विजिबल लाइट। कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल लाइट से हम परफॉर्म क्यों नहीं कर सकते? हम जानते हैं जो कंडीशन है कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए वो ये है कि जिस मेटल पर फोटान या रेडिएशन को हम फॉल करा रहे हैं, गिरा रहे हैं, उस फोटान या रेडिएशन की जो एनर्जी है वो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। इसकी जो रेंज है वो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होना चाहिए। तब जाके रेडिएशन के गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और कॉम्पटन इफेक्ट परफॉर्म होगा। लेकिन जो विजिबल लाइट है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, मेगा में है ही नहीं है, उसकी एनर्जी बहुत छोटी है, बहुत कम है। इसलिए उस विजिबल लाइट के जो फोटान है उसके अंदर जो एनर्जी है वो कॉम्पटन स्कैटरिंग के लिए नाकाफ़ी है। जब मेटल सरफेस पर विजिबल लाइट गिरती है तो विजिबल लाइट के अंदर जो फोटान है उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को तो मिल जाती है, बट उस फोटान की एनर्जी से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आयनाइजेशन एनर्जी गेन नहीं कर सकता। वो बहुत छोटी एनर्जी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता और इस तरह से विजिबल लाइट से कॉम्पटन इफेक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। हम कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सरेज की मदद से हम परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरेज के अंदर जो है एक्सरे फोटान के अंदर रिक्वायर्ड एनर्जी मौजूद है। जितनी एनर्जी कॉम्पटन स्कैटरिंग के लिए चाहिए वो एनर्जी फोटान के पास, एक्सरे फोटान के पास मौजूद है, बट विजिबल लाइट के पास वो एनर्जी नहीं है। इसलिए हम विजिबल लाइट के ज़रिए हम कॉम्पटन इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 18.8, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ व्हिच पार्टिकल हैज़ ग्रेटर स्पीड। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रॉय वेवलेंथ सेम है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से कौन सा पार्टिकल हाई स्पीड के साथ मूव करेगा? अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ विच इज़ गिवन इन इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि डी ब्रॉय वेवलेंथ का जो फार्मूला है वो हमारे पास गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इक्वेशन 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h/mv इज इक्वल टू लैम्डा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा के नीचे 1 कंसिडर करें, जिसके नीचे कुछ भी ना हो वहाँ 1 कंसिडर करते हैं। लैम्डा और v को मैं रिप्लेस करूँगा क्योंकि हमें v चाहिए, स्पीड चाहिए, तो v की वैल्यू निकाला तो मैंने v को पहले और h/m लैम्डा को मैंने बाद में लिखा। अब इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। इक्वेशन 2 में जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है इसकी वैल्यू। यहाँ पर वेवलेंथ भी फिक्स है क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है, डी ब्रॉय वेवलेंथ है, वो सेम है। तो इसका मतलब लैम्डा भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, तो वेरिएबल कौन सा हुआ? मास और वेलोसिटी। h/लैम्डा प्लस साइन ऑफ इक्वालिटी को मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगी। स्पीड और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से बहुत कम है। जब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड के साथ मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड के साथ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की वेवलेंथ है, डी ब्रॉय वेवलेंथ है, वो इक्वल होंगी। या आप यूं कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो वेवलेंथ इक्वल है, प्रोटॉन की निस्बत इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड के साथ मूव करेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 18.9, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच पार्टिकल हैज़ द लॉन्गर वेवलेंथ। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, उन दोनों को सेम पोटेंशियल देकर हमने उसको एक्सेलरेट किया है। हमने उसको एक जगह से हमने दूसरी जगह तक हमने लेकर गए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हम बैटरी के ज़रिए हम दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किस पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर होगी, किसकी वेवलेंथ बड़ी होगी? तो इसमें भी हम डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला है वो हमारे पास गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। जब चार्ज पार्टिकल को कुछ पोटेंशियल देकर हम उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं, क्या होता है? उन चार्ज पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी आती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है 9th क्लास से कि
एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब चार्ज पार्टिकल को हमने कुछ खास अमाउंट ऑफ पोटेंशियल के थ्रू मूव कराया है तो वो पोटेंशियल है डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। आपने 10 क्लास से फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। 10 क्लास में आपने पढ़ा था वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पर भी डेल्टा वी की जगह हम वी रख सकते हैं। वो जो चार्ज पार्टिकल है उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी। इस इक्वेशन को हम ज़रा रीअरेंज करते हैं। W अपॉन क्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी। क्यू बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं इस साइड पे लेके जाऊंगा इसके साथ, तो ये होगा क्यू डेल्टा वी एज डेल्टा वी इज इक्वल टू वी। डेल्टा वी की जगह मैं कैपिटल वी पुट कर सकता हूं। मैं ये भी पता है वर्क और एनर्जी सेम होती है, तो मैं W की जगह के ई लिख सकता हूं। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? इसके बराबर है यहाँ पर 1/2 एम स्क्वायर क्यू वी। ये कैपिटल वी है, ये स्मॉल वी है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 क्यू वी के साथ आएगा नोमिनेटर में, एम क्यू वी के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू कैपिटल वी डिवाइड बाय एम। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट वी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 क्यू कैपिटल वी डिवाइड बाय एम। ये जो रूट है वो m के ऊपर भी है, ये रूट कैंसिल, 2 के साथ रूट को कैंसिल कर दिया। v इज इक्वल टू 2 क्यू कैपिटल v डिवाइड बाय m, इसका होल रूट है। वी कॉल इट इक्वेशन 2। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की v की वैल्यू है, इक्वेशन 1 में v के अंदर पुट करें। यहाँ पे कर लेंगे हम, तो इक्वेशन 1 है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम। वी की जगह वी की वैल्यू पुट करें, तो 2 क्यू कैपिटल वी डिवाइड बाय एम, इसका होल रूट है। अब हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का रूट हम अलग करेंगे, तो ये होगा एम 2 क्यू कैपिटल वी का हमने रूट अलग किया, एम का रूट हमने अलग किया। अब देखो मैं इसको ज़रा शार्ट करके लिख देता हूँ, क्योंकि अंडर रूट एम को मैं लिख सकता हूँ, अंडर रूट एम को हम लिख सकते हैं एम की पावर 1/2 लिख सकते हैं हम। अब देखो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये जो अंडर रूट एम की जगह हमने एम की पावर 1/2 लिखा है, तो हम यहाँ पे लेकर जाएंगे तो ये पावर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ m की पावर +1 है, और ये एक स्टेप में कर लेता हूँ, h अपॉन m 2 क्यू कैपिटल v डिवाइड बाय m 1/2। अब देखें ये 1/2 यहाँ आएगा तो -1/2 होगा, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। जब ये इस m के साथ आएगा तो ऊपर m के साथ +1 है, यहाँ पर ये ऊपर आके माइनस ये होगा, m की पावर -1/2। बेस से में पावर ऐड करेंगे तो हमारे पास, इसको सॉल्व करें पावर को 1/2, पावर को हम सॉल्व करें 1 - 1/2, तो ये होगा 2 -1 1/2 आएगा। अब देखो यहाँ पर m की पावर +1/2, जब m की पावर +1/2 को मैं अंडर रूट m लिख सकता हूँ, तो ये m को मैं फिर इस रूट के अंदर लेकर जा सकता हूँ, तो ये हमारे पास होगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 क्यू एम कैपिटल वी। इस इक्वेशन का अंदर 2 भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, पोटेंशियल भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेरिएबल बचा है m। तो ये होगा हमारे पास लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√m। रिलेशन नंबर 3, ये अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो पेपर में अगर जगह हो तो ये पूरा प्रूफ करें, अगर जगह ना हो तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। फिर इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ।
इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख दो, फिर यहाँ से आप ये इक्वेशन ले लो, बस। इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जगह हो तो आप कर लें और टाइम हो तो ये प्रूफ कर लें। अगर पेपर में जगह कम है, आपके पास टाइम भी कम है, तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख दो। ये डे ब्रॉय वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद ये लिखना है आपने। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों में देखो m वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें मालूम है जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन से बहुत कम होता है। जब मास कम हो तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ लॉन्गर होगी, इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो बड़ी होगी। तो यहाँ पे आप लिख दें हेंस इलेक्ट्रॉन हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ। Conceptual question number 18.10, the last conceptual question of this unit. Use photon model to explain why the ultraviolet radiation is harmful to your skin while visible light is not. आइंस्टाइन के फोटॉन थ्योरी के मॉडल को इस्तेमाल करते हुए हमने ये बताना है कि जो विजिबल लाइट की निस्बत अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है, हमारे स्किन के लिए नुकसानदेह है, जबकि विजिबल लाइट हमारे स्किन के लिए नुकसानदेह नहीं है। इसकी रीज़न क्या है? अकॉर्डिंग टू द फोटॉन थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन, E = hf, जो आइंस्टाइन का जो फोटॉन थ्योरी है उसका जो इक्वेशन है एनर्जी का वो हमारे पास है E = hf। यहाँ पे E एनर्जी है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, f फ्रीक्वेंसी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कांस्टेंट को अगर हम हटा दें तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगी इक्वेशन 1 में। तो E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल f। फ्रीक्वेंसी को आप साइज़ ऑफ फोटॉन भी कह सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो साइज़ ऑफ फोटॉन बड़ा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो साइज़ ऑफ फोटॉन स्मॉल होगा। तो हमें पता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई है विजिबल लाइट की निस्बत, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एनर्जी भी हाई होगी, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसका मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो एनर्जी का जो पैकेट है उसका साइज़ बड़ा है, तो उस जब साइज़ बड़ा होगा तो उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट की लिहाज से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस इक्वेशन के मुताबिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के पास ज़्यादा एनर्जी भी होगी। जब वो ज़्यादा एनर्जी के साथ हमारे जिस्म पे फाल होगी तो हमारे जिस्म को चीरते हुए जिस्म के अंदर इंटर होंगी और हमारे स्किन को इस तरह से नुकसान पहुँचाएगी।